नमस्कार बच्चों। मैं सीमा ओझा ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हम आज हमारी पहली पुस्तक राजनीति संविधान क्यों और कैसे, उसके अंतर्गत हम पाठ आपके अध्याय उसमें 7 आया हुआ है संघवाद। तो आज हम संघवाद के बारे में हम चर्चा करेंगे। संघवाद क्या है, शासन के कितनी प्रणालियां होती है और उसके आधार पर संघवाद क्या है और भारत में संघवाद की क्या विशेषताएं हैं, इनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सत्ता की शक्तियों के वितरण और स्तरों के आधार पर शासन प्रणाली के 2 रूप होते हैं। जो सत्ता होती है, सरकार होती है, उस सरकार की शक्तियों के वितरण के आधार पर शासन के जो स्तर होते हैं वो कितने, शासन प्रणालियां 2 प्रकार की होती है। पहली तो होती है संघात्मक शासन प्रणाली और दूसरी होती है एकात्मक शासन प्रणाली। तो सबसे पहले हम इन दोनों के अंतर को जानेंगे, ये दोनों प्रणालियां क्या है, तब हम संघवाद को अच्छे से समझ सकेंगे। तो ऐसी शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली के बारे में हम जान रहे हैं। संघात्मक शासन प्रणाली एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें केंद्र और इकाइयों के मध्य संविधान के द्वारा शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। तो संघात्मक में क्या होता है, जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का, इकाइयों मतलब क्या होगा, राज्य के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया जाता है और दोनों ही सरकारें अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य करती है। उसको संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। जिसमें एक संघात्मक शासन में क्या होगा, जहाँ पर केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होकर कार्य करती है, वह संघात्मक शासन प्रणाली कहलाएगी। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण कि संघात्मक कहाँ कहाँ पर है। तो संघात्मक शासन प्रणाली है भारत में, अमेरिका में, कनाडा में, स्विट्जरलैंड में, ब्राजील में आदि देशों में यह शासन प्रणाली है। अब हम देखते हैं एकात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। ऐसी शासन प्रणाली जिसमें शासन की संपूर्ण शक्ति संविधान के द्वारा एक केंद्रीय सरकार में संकेंद्रित कर दी जाती है, उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। मतलब कि ऐसी शासन प्रणाली जिसमें संविधान के द्वारा सारी शक्तियां कहाँ पर केंद्रित हो जाती है, केंद्र में, और सारी शक्तियां जिसमें केंद्र और राज्य में बंटवारा नहीं होता है, सारी शक्तियों का केंद्र बिंदु कौन होता है, केंद्र, सब शक्तियां केंद्र में निहित होती है, उसे एकात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। अब एकात्मक शासन प्रणाली विश्व में कहाँ कहाँ पर है, ब्रिटेन में, इटली में, जापान में, बेल्जियम में आदि देशों में यह शासन प्रणाली है। अब हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था का निर्माण 2 प्रकार से होता है। अब अपन ने पहले तो ये देख लिया संघात्मक किसे कहते हैं, एकात्मक। अब संघात्मक का जो निर्माण होता है उसके भी 2 प्रकार होते हैं, उसको आप अच्छे से समझोगे। सबसे पहला, जब अनेक संप्रभु इकाइयां आपस में मिलकर एक हो जाए, जैसे कि अमेरिकी संघ। अमेरिका में क्या होता है, जैसे अपने यहाँ पर राज्य होते हैं वैसे वहां पर राज्य को कैंटन कहते हैं। तो अमेरिका में क्या होता है कि जो अनेक संप्रभु इकाइयां अर्थात सारे संप्रभु राज्य, सभी राज्य अमेरिका के राज्य जितने भी है वो सारे आपस में मिलकर एक हो जाए, आपस में सब जने अपनी शक्तियां मिलकर एक करें और एक केंद्रीय मतलब अपनी सब शक्तियां किसको समर्पित कर दे, केंद्र को, और बलशाली केंद्र का निर्माण करना चाहे तो उसको कहेंगे अमेरिकी संघ, जिसमें सभी आपस में अपनी शक्तियों को मिलाकर एक सशक्त केंद्र का निर्माण करते हैं, जिसमें केंद्रीकरण होता है शक्तियों का, तो वो होगा अमेरिकी संघ। और अब अगर अपने भारत में जो संघवाद है उसका अगर हम देखें, तो जब एक बड़ी राजनीतिक इकाई को अपनी कार्य कुशलता की दृष्टि से अलग अलग इकाइयों में विभाजित कर दिया जाए, जैसे कि भारत है। अब भारत क्या है, एक बड़ी राजनीतिक इकाई है और इसकी कार्य कुशलता की दृष्टि से अर्थात ये अपना कार्य अच्छे से कर सके, उसकी दृष्टि से इसको अलग अलग इकाइयों में मतलब अलग अलग राज्यों में इसकी शक्तियों को विभाजित कर दिया जाए, जैसे कि भारतीय संघ।
भारत में जो संघवाद है इसमें क्या होता है कि राज्य सरकार को अलग शक्तियां दी गई है, केंद्र सरकार की शक्तियां अलग है, और संविधान के द्वारा जो 3 सूचियां हैं उनमें इन शक्तियों का वर्णन अलग अलग किया गया है। तो भारत में शक्तियां स्वतंत्र रूप से केंद्र को और राज्य को दी गई है, जबकि अमेरिकी संघ में सारे ही राज्य सरकारों को ज्यादा शक्ति नहीं है, सारी शक्तियां किसके पास में, केंद्र में। परंतु यह सभी राज्य आपस में अपने अपने संप्रभु राज्य हैं और ये अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं, परंतु वो प्रयोग किस आधार पर करते हैं, केंद्र को बलशाली बनाने के आधार पर करते हैं। तो भारत में जो संविधान में संघीय शासन व्यवस्था की गई है और संविधान में संघवाद के स्थान पर राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्तमान में यहाँ पर 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश दिया है, परंतु अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे मिस्टेक हो गई है तो इसको सुधार लेना। अब है संघीय शासन व्यवस्था के मुख्य लक्षण, कि हमारे यहाँ पर संघीय शासन व्यवस्था के मुख्य लक्षण क्या क्या है। तो उसमें हम देखते हैं सबसे पहला लिखित, कठोर और सर्वोच्च संविधान। हमारे यहाँ पर संविधान कैसा है, लिखित है, कठोर है और सर्वोच्च। इसमें शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है और स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई है। यह तो संघीय शासन व्यवस्था के मुख्य लक्षण हैं। अब हम देखते हैं संघीय शासन व्यवस्था के गौण लक्षण। गौण लक्षण में हम देखेंगे दोहरी नागरिकता है, द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका है और यहाँ पर संप्रभुता का दोहरा प्रयोग होता है। संघीय शासन व्यवस्था होती है, इसमें अपन गौण लक्षण अर्थात जो ज्यादा प्रमुख रूप से नहीं है। ज्यादा प्रमुख रूप से तो अपन ने देख लिया कि भाई स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका होती है जहाँ शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है और लिखित, कठोर, सर्वोच्च संविधान होता है, वह प्रमुख है। परंतु अगर हम संघीय शासन के गौण लक्षण देखेंगे, प्रमुख जो रूप से नहीं है, उनमें हम देखेंगे दोहरी नागरिकता है और द्विसदनीय केंद्रीय व्यवस्थापिका है और संप्रभुता का दोहरा प्रयोग। दोहरा प्रयोग कैसे होता है, जहाँ पर केंद्र में अगर हम देखें तो केंद्र में क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को अपनी शक्तियां अपने अपने क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं संघवाद का अर्थ। तो संघवाद इसका अर्थ होता है संगठित रहने का विचार। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो संघ और वाद। संघ शब्द का अर्थ होता है संगठन और वाद का अर्थ होता है विचार। तो इस प्रकार से संघवाद शब्द का अर्थ होगा कि साथ रहने का विचार। यह एक प्रकार की संस्थागत प्रणाली है जिसमें 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है। संघवाद में क्या होता है, यह एक संस्थागत प्रणाली है और इसके अंतर्गत 2 स्तर की राजनीतिक व्यवस्थाओं, 2 स्तर की कौन सी होगी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। इन राजनीतिक व्यवस्थाओं को आपस में सम्मिलित करने के लिए यह कार्य किया जाता है। इसमें केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सरकार और दूसरी राज्य स्तर पर राज्य सरकार होती है। संघवाद जो है इसके अंतर्गत क्या होता है, केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार और राज्य स्तर पर राज्य सरकार का निर्माण किया जाता है। केंद्रीय संघवाद पूरे देश के लिए शासन और नियम तय करती है। हम देखते हैं कि केंद्रीय संघवाद क्या होता है, पूरे देश के लिए, इसके अंतर्गत पूरे देश के लिए शासन और नियम तय किए जाते हैं और राष्ट्रीय महत्व के विषय इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे प्रतिरक्षा है, मुद्रा है, बैंक है, विदेशी मामले है, युद्ध है, शांति है, रेलवे है आदि। तो इन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, सिर्फ केंद्रीय सरकार को है, संघ सरकार को है इस पर कानून बनाने का अधिकार। उसी प्रकार से हम देखते हैं राज्य सरकार है, यह अपने क्षेत्र में या अपने क्षेत्र में क्षेत्र विशेष में क्या होती है, स्वतंत्र होती है और इनको राज्य महत्व के विषय पर कानून बनाने का अधिकार होता है। राज्य सरकार अपने राज्य स्तर के विषयों पर कानून बनाती है। अब हम देखते हैं कि सिर्फ राज्य के विषय होते हैं जिस पर राज्य की जनता के लिए उनके हितों पर कार्य किया जाता है।
राज्य सरकार क्या करते हैं? राज्य के विषय पर ही कानून बनाते हैं और जिसमें जनता के हितों के लिए, जनता के संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में 3 प्रकार की सूचियां हैं। हम शक्तियों के विभाजन के आधार पर देखें तो हमारी यहाँ पर सूचियां कितने प्रकार की है? 3। संघ सूची जो कि केंद्रीय सरकार के लिए कानून बनाती है विषयों पर, राज्य सूची राज्य सरकार के लिए, और समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही प्रकार के सरकारी कानून बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं कि इन तीनों ही सूचियों में कानूनों का जो वर्गीकरण किया गया है वह हम देखेंगे। संघ सूची इसमें शामिल है प्रतिरक्षा, परमाणविक ऊर्जा, विदेश मामले, युद्ध, शांति, बैंकिंग, रेलवे, डाक, तार, वायुसेना, बंदरगाह और विदेशी व्यापार, मुद्रा आदि इसमें शामिल है। इन सब पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? संघ सरकार को। उसी प्रकार से हम देखते हैं राज्य सूची। राज्य सूची इसमें शामिल है कृषि, पुलिस, जेल खाना और स्थानीय स्वशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, भूमि, शराब और वाणिज्यिक व्यापार, पशुपालन, प्रादेशिक डाक सेवा आदि। इन सब विषयों पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। आपने देखा होगा कि जितनी भी शराब की दुकानें हैं वह राज्य सरकार के निर्देशन पर ही, लाइसेंस पर ही खुली जाती है। और उसी प्रकार से सार्वजनिक स्वास्थ्य की है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, नगर निगम, नगर पालिका और पंचायत है। तो इन सब पर कानून कौन बनाएगी? राज्य सरकार। इसी प्रकार से कृषि है, पुलिस है, जेल खाना है और वाणिज्यिक व्यापार है, मतलब कि जितने भी अपने कृषि के क्षेत्र के संबंध में खरीद फरोख्त है, इनके नियम और इनके जो कृषि उत्पादों की जो कीमत है, यह सब तय करने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को। तो इन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को स्वतंत्र रूप से दिया गया है। अब हम देखते हैं समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में क्या क्या शामिल होता है? इसमें शिक्षा है, कृषि भूमि है, इसके अतिरिक्त किसी अन्य संपदा का हस्तांतरण, अर्थात कृषि भूमि है और कृषि भूमि के अलावा अगर कोई चीज का हस्तांतरण करना है तो उस पर समवर्ती सूची में आएगा। इसी प्रकार से वन है, मजदूर संघ है, सामानों में मिलावट है, गोद लेना है, उत्तराधिकार है आदि विषयों पर कानून बनाने का अधिकार समवर्ती सूची में आएगा। इस पर अधिकार किसको होगा? केंद्र और राज्य सरकार दोनों को होगा। परंतु जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बनाए गए कानूनों में अगर टकराव पैदा होता है तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का कानून मान्य होगा, राज्य सरकार का कानून निरस्त कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हमने तीनों ही सूचियों का देखा। अब हम देखते हैं भारतीय संविधान में संघवाद क्या है, भारत में संघवाद का क्या स्वरूप है, ये पढ़ेंगे हम। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन कहा गया है, यूनियन ऑफ स्टेट, जिसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। भारत का संघवाद विश्व के अन्य देशों के संघवाद से बिल्कुल अलग है। अगर हम देखते हैं तो भारत का संघवाद क्या है, विश्व के अन्य जो देश है उन सब से यह हमारा संविधान संघवाद कैसा है, बिल्कुल अलग है। भारतीय संविधान में संघ शब्द का कहीं पर भी प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि उसकी जगह पर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रारंभ में भारत में कुल कितने 14 राज्य थे, वर्तमान में 29 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। जम्मू और कश्मीर को पहले विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, परंतु अब यह पूर्ण राज्य बन गया है। हम देखते हैं धारा 370 हटने के बाद उसका विभाजन 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कर दिया गया है, एक तो लद्दाख और जम्मू व कश्मीर में कर दिया गया है। अब हम देखते हैं भारत के अलावा दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर संघवाद अस्तित्व में है। वो हमने देखा था, यह राजनीतिक व्यवस्था का उपयोग मुख्य रूप से कहाँ पर होता है, संघवाद के और उदाहरण है वेस्ट इंडीज है, नाइजीरिया है, अमेरिका है, जर्मनी है जैसे देशों में किया गया है। लेकिन इन देशों में संघवाद भारतीय संघवाद से बिल्कुल अलग प्रकृति का है।
हमने अमेरिका का संघवाद का उदाहरण मैंने आपको बताया था। भारत में तो अपने केंद्र और राज्य सरकार में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, जबकि अमेरिकी सरकार में क्या किया गया है, राज्यों को स्वतंत्र है, परंतु वो सभी राज्य अपनी शक्तियों का उपयोग केंद्र को सशक्त बनाने में करती है। तो इस प्रकार से वहां पर और यहाँ पर हमारे रूप में परिवर्तन है। अब हम देखते हैं भारतीय संघवाद की भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख तत्व क्या है और भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं क्या है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो भारत की जो संघीय व्यवस्था है वह एक सुस्पष्ट संघीय व्यवस्था का उदाहरण नहीं है, क्योंकि हमारी जो संघीय व्यवस्था है इसमें कुछ एकात्मक तत्वों का भी लक्षण है। और भारतीय संघीय व्यवस्था में के यह प्रमुख तत्व इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है यह पूर्ण रूप से संघीय व्यवस्था नहीं है। हमारे यहाँ पर जो संघीय व्यवस्था स्थापित की गई है इसमें संघात्मक के साथ साथ कुछ एकात्मक तत्वों का सम्मिश्रण भी है। तो अब हम देखते हैं भारत में जो संघीय व्यवस्था है इसके कुछ प्रमुख तत्व, उनको हम देखते हैं। सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पर शक्तियों का, शासन शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। हमारे यहाँ पर शासन की शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन किया गया है। हम देखते हैं कि संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। हमारे संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें हमने शासन की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया है। इसमें हम देखते हैं संघ सूची में हमारे 97 विषय है जिस पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची में कुल 66 विषय है जिस पर कानून राज्य सरकार बनाती है। और समवर्ती सूची इसमें 47 विषय है जिस पर कानून केंद्र और राज्य सरकार दोनों बनाती है। और अगर विवाद की स्थिति होती है तो केंद्र सरकार का बनाया गया कानून प्रभावी होता है। हमने आगे पढ़ा था, इनमें संघ सूची में विषय हमने पढ़ लिए, राज्य सूची के विषय पढ़ लिए और समवर्ती की सूची के हमने विषय पढ़ लिए कि किन किन पर कौन कौन से कानून बनाए जाते हैं। अब हम देखते हैं 7वीं अनुसूची में वर्णित विषयों पर संघ और राज्य विधान मंडलों को कानून बनाने का अधिकार अनुच्छेद 246 में दिया गया है। 7वीं अनुसूची में जितने भी विषय हैं उन वर्णित विषयों पर कानून कौन बनाएगी, या तो केंद्र की संसद बनाएगी या फिर राज्यों की विधान मंडल द्वारा कानून बनाया जाएगा। और यह इन सब का वर्णन किसमें किया गया है, संविधान के अनुच्छेद 246 में किया गया है। अनुच्छेद 248 में वर्णित अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद या संघ को प्रदान किया गया है। हम देखते हैं जो हमारे अवशिष्ट विषय हैं जिस पर जो कि तीनों ही सूचियों में जो वर्णित नहीं है उन पर कानून बनाने का अधिकार संघ की संसद को दिया गया है। ज्ञात रहे कि 7वीं अनुसूची में किसी भी सूची में जिनका 7वीं अनुसूची में से कोई भी सूची जिनका उल्लेख किसी भी सूचियों में, तीनों ही सूचियों में नहीं है, उन्हें अवशिष्ट विषय कहा गया है, अर्थात 7वीं सूची में अवशिष्ट सूची वर्णित नहीं है। तो अवशिष्ट विषय जो भी है वो 7वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है। तो इस प्रकार से शक्तियों का स्पष्ट विभाजन हो गया, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और तीसरे समवर्ती सूची के विषय जिस पर कानून दोनों ही बना सकते हैं। अब हम देखते हैं दूसरी विशेषता, संविधान की सर्वोच्चता। हमारे यहाँ पर संविधान की सर्वोच्चता को अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसद को और अमेरिका में उच्चतम न्यायालय को सर्वोच्च माना गया है। ब्रिटेन में सर्वोच्च किसको माना गया है, संसद को। सर्वे सर्वा कौन है वहाँ पर, संसद। जबकि अमेरिका में सर्वे सर्वा कौन है, उच्चतम न्यायालय। इन दोनों के विपरीत भारत में संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है। हमारे यहाँ पर शासन का संचालन जो प्रमुख रूप से होता है वो किसके अनुसार होता है, संविधान के अनुसार। इसलिए यहाँ पर संविधान को सर्वोच्चता प्रदान की गई है, क्योंकि संविधान से ही शासन के तीनों ही अंगों और राज्य सरकारों को शक्तियाँ प्राप्त होती है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर संविधान से ही शासन के तीनों ही अंग
मतलब व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को शक्तियां प्राप्त होती है। उसी प्रकार से राज्य सरकारों को भी शक्तियां वो सब किससे मिलती है? संविधान से मिलती है। किसी भी संस्था या सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हम देखते हैं कोई भी संस्था है या सरकार है, वह संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती। उनको संविधान के अनुसार ही कार्य करना पड़ता है। अगली हमारी विशेषता आती है लिखित व कठोर संविधान, कि हमारा संविधान कैसा है? लिखित है और कठोर संविधान है। भारत का संविधान विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों से गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया एक लिखित संविधान है। अगर हम देखें तो भारत का संविधान कैसा है? विभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधियों के द्वारा बनाया गया एक लिखित और कठोर संविधान है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा संविधान लचीला, जिसमें हम परिवर्तन तो कर सकते हैं परंतु वो भी बहुत ही कम दिशा में। साथ ही संघ और राज्य दोनों को प्रभावित करने के वाले विषयों में संशोधन करने की प्रक्रिया भी कैसी है? अत्यंत ही कठोर होने के कारण भारतीय संविधान में कठोर संविधान माना गया है। हमारे यहाँ पर संविधान में हम परिवर्तन तो कर सकते हैं परंतु वह परिवर्तन क्या होगा? बहुत ही कम दिशा में होगा। उन परिवर्तनों को हम बहुत ही कम दृष्टि से कर सकते हैं, इसलिए हमारा संविधान कैसा है? लिखित भी है और उसके साथ साथ में कठोर भी है। अगली हमारी विशेषता आती है निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, जिसमें हमारी न्यायपालिका कैसी है? बिल्कुल स्वतंत्र, जिसके कारण न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनकी पदोन्नति, वेतन भत्ते, स्थानांतरण आदि पर संसद और संघीय सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। हम देखते हैं हमारी यहाँ पर जो न्यायपालिका है उनको कैसा रखा गया है? बिल्कुल निष्पक्ष और स्वतंत्र। इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ पर जो न्यायाधीश है, उन न्यायाधीशों की नियुक्ति है, उनकी पदोन्नति है, उनके वेतन भत्ते हैं, स्थानांतरण है आदि पर संसद और संघीय सरकार द्वारा कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता है। उनको बिल्कुल स्वतंत्र रखा गया है। इस कारण केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों का समाधान न्यायपालिका द्वारा संविधान के प्रावधानों के अनुसार निष्पक्ष रूप से ही किया जा रहा है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर अगर केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद होता है तो उन विवादों का समाधान न्यायपालिका द्वारा निष्पक्ष रूप से ही किया जाता है और इसके लिए वो क्या करती है? संविधानों के प्रावधानों के अनुसार ही कार्य करती है। उन संविधानों के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के कारण उसमें ऐसा नहीं है कि केंद्र का अगर कोई निर्णय है तो न्यायपालिका उनके पक्ष में समर्थन दे दे या फिर राज्य सरकार के पक्ष में अपना निर्णय दे दे। वह सिर्फ अपना निर्णय संविधान के अनुसार ही देगी, जो संविधान में उल्लिखित है उसके अनुसार ही देगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। भारतीय संविधान की उपयुक्त व्यवस्थाओं के आधार पर निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय संविधान द्वारा स्थापित शासन का जो स्वरूप है वह कैसा है? संघात्मक। हम इन विशेषताओं को पढ़ते हैं तो इन विशेषताओं को पढ़ने के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारे यहाँ का स्वरूप कैसा है? संघात्मक प्रकार का है। तो इस प्रकार से हमने देखा संघ शब्द क्या है, उसके अर्थ को जाना, संघात्मक शब्द और इसके गौण लक्षण और प्रमुख लक्षणों को हमने जाना और भारत और अमेरिका में संघवाद का क्या रूप है उसको देखा और फिर हमने भारतीय संघवाद की विशेषताओं को पढ़ा। हमारे यहाँ पर इसमें कुछ एकात्मक तत्व भी सम्मिलित है जिसके कारण से भारत के संघवाद को अर्ध संघात्मक शासन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने ये सब देखा। आगे हम देखेंगे हमारे यहाँ पर संघवाद के लिए क्या चुनौतियाँ हैं, संघवाद अपनी कार्य रूप प्रणाली में किस प्रकार से सही ढंग से नहीं चल पा रहा है, उसमें क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही है, इन सब को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आप इससे अच्छे से पढ़ना। आगे हम और भी जो आपके विषय आएंगे उसके अनुसार करेंगे।
यहाँ तक आपके इसमें छोटे छोटे 2-3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो आप करेंगे। सबसे पहले संघात्मक शासन व्यवस्था किसे कहते हैं, संघात्मक शासन व्यवस्था के रूप कौन से हैं, अमेरिका का और एक भारत वाला। दूसरे इसके लक्षण मैंने बताए वो बनते हैं, और इसके बाद में इसकी विशेषताओं के ऊपर प्रश्न बनता है। और संघवाद का अर्थ क्या है यह तो आप इसे अच्छे से याद करके लिखोगे। तब तक धन्यवाद।